ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म। अब अगला चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगनी है जो पहली एक्सरसाइज में आई थी ना ट्रिग्नोमेट्री के। पहली एक्सरसाइज में क्या आया था 8.1 में, वही साइन क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H और टैन क्या होता है P/B। बस इसी चीज़ का यूज़ करना है। और टैन होता है sin/cos, ठीक है। और क्या करा था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी h² = p² + b²। बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है हमने इसमें, और यूज़ करके जो भी चीज़ निकालने को बोल रहा होगा वो सोल्व कर लेंगे। अब इसमें 2-4 बातें पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की कर लेते हैं। क्या होता है साइन, क्या होता है कोस, क्या होता है टैन, क्या होता है P/H, B/H और P/B। ठीक है, ये याद रखने के लिए क्या लाइन थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H, टैन क्या होता है P/B। और ये ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल में लग रही है, राइट एंगल ट्रायंगल में लग रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से छोटे, 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि अगर तीनों एंगल का सम 180 बनाना है, एक 90 हो गया तो ये दोनों मिला के 90 हैं, मिला के 90 हैं, यानी कि अलग अलग तो 90 से छोटे ही होंगे ना। तो इसलिए ये एक्यूट एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री लगनी है। अगर आप ये वाला एंगल मानते हो तो इसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये बेस और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सबसे लंबे वाली साइड ही रहती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये पढ़ा था 8.1 में। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h² = p² + b²। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का यूज़ होना है। और देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, भाई मान लो तुम ना यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, ये ग्राउंड पे तुम खड़े हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तुम यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हो, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं, ये आंख है ना, ये आंख है, तो तुम सामने देख रहे हो। सामने देख के ही चलोगे ना, इंसान चलेगा तो सामने देख के ही चलेगा। ये आंख है तो ये सामने का हिस्सा मुझे दिख रहा होगा, बिल्कुल सामने ये जो लाइन जा रही है ये होगी मेरी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जहाँ पे मैं देख रहा हूँगा, जिस दिशा में मैं देख रहा होऊंगा, ये वही लाइन होगी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ भाई तुमने बिल्डिंग के ऊपर देखना है, यहाँ पे तुम खड़े हो, बिल्डिंग के ऊपर नज़र मारनी है, बिल्डिंग के ऊपर देखना है तुमने। तो बिल्डिंग के ऊपर कैसे देखोगे, अपनी गर्दन उठाओगे, अपनी नज़र उठाओगे और इस दिशा में देखोगे। अब तुम्हारी लाइन ये होगी। अब जब तुम ये देख रहे होगे तुम्हें ये थोड़ी दिखेगा, तो तुम्हारी लाइन ये बन जाएगी ना, तुम्हारी लाइन ये बन जाएगी। तुमने अपनी नज़र को, पहले तुम ऐसे देख रहे थे सामने, ठीक है, पहले तुम ऐसे देख रहे थे सामने, ये बिल्डिंग है, तुम ऐसे देख रहे हो सामने, ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि ऊपर देखना है, ऊपर देखोगे तो तुम अपनी नज़रों को ऊपर उठाओगे, नज़रों को ऊपर उठाओगे। तो जिस एंगल से अपनी गर्दन को, जिस एंगल से अपनी गर्दन को तुम ऊपर करोगे, या फिर जिस एंगल से अपनी आंखों को तुम ऊपर करोगे, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब एलिवेट करना, मतलब एलिवेट। एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर वो जो मॉल में लगी होती है ना लिफ्ट, उसे बोलते हैं एलिवेटर। क्या होता है एलिवेटर, मतलब एलिवेट करना, मतलब ऊपर लेके जाना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब तुम अपनी नज़रें या फिर तुम अपनी गर्दन कितनी ऊपर उठा रहे हो, किस एंगल से ऊपर उठा रहे हो ऊपर देखने के लिए, उसे बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मान लो तुम सामने आ गए, पास में आ गए इस बिल्डिंग के, ठीक है, इस बिल्डिंग के तुम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट थी। पहले तुम सीधा देख के चल रहे थे, अब तुमने यहाँ पे देखना ऊपर। तो अब
तुम ज़्यादा ऊपर देखोगे, ज़्यादा एंगल से अपनी गर्दन उठाओगे, तुम्हें अपनी जो गर्दन है, तुम्हें अपनी जो नज़र है वो ज़्यादा ऊपर से, ज़्यादा एंगल से ऊपर उठानी पड़ेगी, ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेगी अपनी गर्दन यहाँ पे देखने के लिए। अगर मान लो तुम और पास आ गए, अब तुम और ऊपर देखोगे, और अपनी गर्दन ऊंची उठानी पड़ेगी, एंगल वो और ज़्यादा बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा ऊपर देखने के लिए। तो तुम जितना पास आते जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ता जाएगा। सीधी सीधी बात है, तुम खुद सोचो, अगर मान लो तुम किसी बिल्डिंग के पास जा रहे हो और अगर तुमने बिल्कुल उसके नीचे खड़े होके ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे खड़े होके, तो भाई पूरी ही गर्दन उठानी पड़ेगी ना। और अगर मान लो तुम दूर से देख रहे हो तो ज़्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, आराम से ही हल्की सी ऊपर करके तुम देख लोगे। तो ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें ये तो यूज़ होनी ही होनी है बीच में क्वेश्चनों में, तो ये तो यूज़ कर लेंगे। मेन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब किस एंगल से तुमने अपनी गर्दन, किस एंगल से तुमने अपनी नज़रें, किस एंगल से तुमने अपनी लाइन ऑफ साइट उठाई, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कि तुमने ये एंगल कितना खोला, ठीक है, ऊपर देखने के लिए। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसके बाद मान लो सारी खाई ही खाई है, इसके बाद खाई ही खाई है, यहाँ पे तुम खड़े हो। मान लो तुमने यहाँ पे किसी चीज को देखना है, यहाँ पे तुम कैसे देखोगे, अभी सामने देख रहे होगे, ये होगी तुम्हारी लाइन ऑफ साइट, ये आंखें हैं, ठीक है, सामने देख रहे होगे। मान लो तुमने यहाँ पे पड़ी हुई किसी चीज को देखना है, तो तुम क्या करोगे, अपनी नजरें नीचे झुकाओगे, इस चीज को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे करोगे, अपनी गर्दन नीचे करोगे या अपनी आंखें नीचे करोगे। तो जिस एंगल से तुम अपनी आंखें नीचे करोगे उसे क्या बोला जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि किस एंगल से तुमने मतलब ऐसे नीचे देखा, बस इसे बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यही बात है, अगर मान लो बिल्कुल यहाँ पे पड़ी हुई चीज को देखोगे तो ये और ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा, ये एंगल और बड़ा खुलेगा, है ना। मान लो तुमने यहाँ देखना है तो बिल्कुल ही गर्दन तो नीचे झुकानी ही झुकानी पड़ेगी ना। मान लो तुमने यहाँ पे पड़ी हुई चीज को देखना है, हो सकता है तुम गर्दन ना झुकाओ, तुम सिर्फ आंखें ही हल्की सी नीचे करके इस चीज को देख लो। पर मान लो बिल्कुल ही चीज यहाँ पड़ी है तो एंगल बड़ा खोलना ही पड़ेगा, गर्दन तुम्हें नीचे झुकानी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ये बेसिक बात है। अब यहाँ पे तुम खड़े थे, मान लो यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है ऊपर, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ठीक है, ये तुम खड़े थे, तुमने क्या करा, ऊपर देखने के लिए क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन करा, एलिवेट करा अपनी गर्दन को, ठीक है। तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, मान लो ऊपर खड़ा है, वो ये बिल्डिंग है, वो ऊपर खड़ा है, वो ऊपर खड़ा है तो वो कहाँ देख रहा था, वो तो यहाँ सामने देख रहा था, वो तो यहाँ सामने देख रहा था। तो अब तुमने नीचे से आवाज मारी तो वो अपनी आंखें क्या करेगा, नीचे करेगा, वो अब यहाँ देखेगा। पहले कहाँ देख रहा था, पहले यहाँ देख रहा था, अब वो यहाँ देखेगा। तो उसने क्या करा, एंगल ऑफ डिप्रेशन करा। तुमने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन करा। तुमने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई। ये सामने देख रहा था, अब उसने नीचे कर दी, तुमने ऊपर कर दी उससे बात करने के लिए। मान लो तुम बिल्कुल ही यहाँ पे आ गए तो तुम ज़्यादा गर्दन ऊंची उठाओगे, वो और नीचे देखेगा, समझ रहे हो। बंदा सामने देख रहा होता है वो ऊपर करेगा, वो सामने देख रहा था वो अब नीचे करेगा अपनी गर्दन। तो उसने क्या करा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तुमने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एलिवेट कर रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो डिप्रेशन। और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बातें यूज़ होंगी। अच्छा, और एक बात, और चीज़ें क्या यूज़ होनी है वो सुन लो। यहीं से मुझे याद आ गया कि मैं छोटी क्लासों में आया था कि अगर ये लाइन पैरेलल है और यहाँ पे बीच में हमने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये बात पता है तुम्हें, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों, क्या बोलते हैं इन्हें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी यूज़ आएगा।
यहाँ पे ये देख के मुझे याद आया कैसे, अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तुम सीधे देख रहे थे, वो सीधे देख रहा था, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना। अब ये लाइन जिसमें तुम भी देख रहे हो वो नीचे देख रहा है, तुम ऊपर देख रहे हो वो नीचे देख रहा है, इसी लाइन में आंखें से आंखें मिला के ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको और इसको, यही फिगर बन रही है सेम। तो ये एंगल ना इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसका नाम भी थीटा दिया, इसका नाम भी थीटा दिया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यहाँ पे नाम अलग कर दो क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या बात बताई थी कि θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, पास आ जाओगे तो ये एंगल बड़ा खुलेगा। यहाँ पे दो नाम सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों वाले कंसेप्ट ऑल्टरनेट एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीज़ें पढ़ के रखना, चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। बाकी तो ये वाली बातें बेसिक तो यूज़ होती रहेंगी, वो तो तुम्हारी खुद की इमेजिनेशन है कि भाई बिल्डिंग के पास जाओगे तो एंगल तो ज़्यादा खुलेगा ही खुलेगा। और दो चार बातें ये यूज़ होनी है, ट्रिग्नोमेट्री बस इतनी यूज़ होनी है, ठीक है। जैसे अब पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बुक खोल लो, पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल, मतलब एक्सरसाइज तो इसमें की है। पहला सवाल क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्या बोल रहा है भाई पहले सवाल में कि ना सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। बोल रहा है एक रोप है 20 मीटर लंबी, उस पे सर्कस वाला एक बंदा उस पे चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है वो जो रोप है स्ट्रेच्ड है, मतलब ऐसे ढीली नहीं छोड़ रखी, स्ट्रेच्ड रोप है, और वो क्या कर रखा है, उसको एक पोल से बांध रखा है और एक ग्राउंड से बांध रखा है। मतलब कि अगर मान लो ये पोल है ना, ये पोल है, ये पोल हो गया, तो रोप को ऐसे बांध रखा है, ऐसे, मतलब पोल के साथ भी बांध रखा है और नीचे ग्राउंड के साथ भी बांध रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जिस पोल के साथ बांध रखा है उसकी हाइट निकालो। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है कि ना ये एक पोल है, ठीक है भाई, ये खंबा गाड़ रखा है धरती में, ये एक पोल है। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है कि ये ना एक रोप चढ़ रहा है। रोप कैसे बांध रखी है? एक सिरा तो पोल से बांध दिया और एक सिरा ग्राउंड से बांध दिया। ये है पोल और ये है रस्सी, रोप, ठीक है, और ये ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी रोप है, ये है 20 मीटर। अब भैया खंबा तो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा ना, ये तो पता होगा तुम्हें। पहली बात तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें बनना तो राइट एंगल ही है, तो ये रन राइट एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, बोल रहा है ये हाइट निकाल दो, पोल की हाइट निकाल दो जब ये जो रस्सी जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे टाइड है। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, तो तुमने ये हाइट निकालनी है पोल की। कैसे निकलेगी? सुनो, ये है हाइपोटेन्यूज। वैसे जो अभी पिछली एग्जाम्पल वाली क्लास थी उसमें एग्जाम्पल ऐसा करवाया था मैंने, 8.2 में एग्जाम्पल था, ठीक है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब ये परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे दे रखा है और मुझे एक एंगल दे रखा है। अगर मुझे बेस दे देता तो मैं h² p² b² लगा के एक ये निकाल लेता, पर ना मुझे साइड नहीं दी, मुझे ये एंगल दे दिया, एंगल दे दिया भाई। तो मुझे बोल रहा है ये परपेंडिकुलर तुम निकाल दो। एक बात बताओ, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है जो ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करता हो? पी और एच का यूज़ कौन कर रहा है? साइन कर रहा है। मुझे एच दे रखा है, पी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। साइन 30 डिग्री, इस पे मैं साइन लगा रहा हूँ, इस पे साइन, तो इस एंगल पे साइन लगाऊंगा तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। समझ रहे हो? मैंने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा भाई। ये 30 डिग्री है तो इस पे साइन लगाऊंगा तो पी और एच,
मुझे एच पता है, पी मैं निकाल लूँगा, इसलिए मैंने साइन लगाया। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू पी अपॉन 20। अब ये 20 नीचे है डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 20/2 इज इक्वल टू पी, यानी कि 10 मीटर्स इज इक्वल टू पी। पोल की हाइट आ चुकी जी 10 मीटर है। तो तुमने क्या करना है, तुम्हें यही बात है जो तीसरे चैप्टर में याद है मैंने बात बोली थी, क्या बोला था कि ना तीसरे चैप्टर में 2 लेटर निकालने होते थे, तो 2 इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे 1 लेटर निकालने को बोल रहा है, तो एक ही बात का यूज़ कर लो, कोई सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो और वो लेटर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे मुझे पी चाहिए था, एच और थीटा दे रखा है, एच और थीटा, एच दे रखा है, पी चाहिए। पी और एच कौन से ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं भाई, तो पी और एच साइन में यूज़ होते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, एच की वैल्यू मुझे पता है, पी की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। बस इतना सा काम करा है। तो तुम्हें बस ये देखना है कि ना साइन कोस टैन में से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रही है। पी और बी में से एक चीज़ दे रखी होगी तो तुम्हें समझ जाएगा, तो और दूसरी चीज़ निकालने को बोल रखी होगी तो तुम समझ जाना टैन लगाने को बोल रहा है। पी और बी किस में यूज़ होता है, टैन में। अब वैसे तो इनके उल्टे भी लग सकते हैं, जब तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तब उल्टे भी फटाफट लग जाएंगे, पर अभी साइन कोस टैन से ही क्वेश्चन सोल्व करो। इनके उल्टे कौन से होते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अभी कर रहे हैं दूसरा सवाल। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बोल रहा है एक ना पेड़ था, पेड़ खड़ा हुआ था धरती पे, वो तूफान आने की वजह से बीच में से टूट गया और बीच में से टूटा हुआ हिस्सा बेंड होके धरती को छूने लग गया। मतलब ये पेड़ था, पूरा लंबा पेड़ था, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूट के नीचे ज़मीन पे बेंड हो गया और जो इसका टॉप था अब वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ये ग्राउंड है, ये पेड़ का वही हिस्सा, और ये वाला पेड़ का हिस्सा कौन सा है, जो पहले सीधा खड़ा था पर स्टॉर्म की वजह से टूट गया और नीचे बेंड हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। बोल रहा है फुट ऑफ द ट्री से टॉप तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, एक तो ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। ठीक है, पहले मैं हाइट ऑफ ट्री मतलब ये निकाल लूँ। एक बात बताओ, ये दे रखा है, अब ये अगर थीटा है, पहली बात तो ये 90 डिग्री पेड़ खड़ा हुआ है तो 90 डिग्री के एंगल बनाएगा ना ग्राउंड के साथ। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, और बेस है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे दे रखा है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं, टैन। टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। बी मुझे दे रखा है कितना, 8, और टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी मुझे निकालना है। तो पी अपॉन 8 इज इक्वल टू टैन 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन 8। टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3 इज इक्वल टू पी अपॉन 8। पी की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। ये 8 उधर मल्टीप्लाई होने चला गया, नीचे था डिवाइड में। सही है, अब ये तो आया ये। अब कई बंदे क्या करते हैं, सिर्फ ये निकाल के छोड़ देते हैं, भाई हाइट हो गई है, और एमसीक्यू में ना ये आंसर भी दिया हुआ होता है, मार्क कर देंगे ये, पर ये हाइट नहीं है। इसमें तुम्हें क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, यानी कि ओरिजिनल हाइट। वैसे इसमें देना चाहिए था ओरिजिनल हाइट, पर कोई बात नहीं। इसमें क्या निकालना है तुमने, हाइट ऑफ ट्री में क्या है, ये और ये हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, ये भी तो पेड़ है, और उन दोनों का सम करना है। तो अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, पी आ चुका, बी आ चुका, तो या तो तुम वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम कि p² + b² इज इक्वल टू h², उससे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना तो सबसे आसानी बात है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। b और h किस में आता है, b और h, b मुझे दे रखा है, h मुझे निकालना है, किस में आता है b और h,
कोस में आता है तो कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 8 अपॉन एच, बी 8 है ना, एच मुझे निकालना है, ठीक है। कोस 30 डिग्री कितना, √3 अपॉन 2, 8 अपॉन एच। अब क्या करूँगा मैं, एच उधर ले जाऊँगा और बाकी सामान उधर ले जाऊँगा, क्या बनेगा 8 इंटू 2 अपॉन √3, 8 इंटू 2 अपॉन √3 यानी 16 अपॉन √3 आ चुका है जी एच। तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 LCM 8 प्लस 16 यानी कि 24 अपॉन √3 मीटर। ये हाइट ऑफ ट्री आ चुकी है। पर अगर तुम्हें पीछे आंसर मैच करना है बुक में तो पीछे आंसर ये नहीं दिया होगा। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि ना NCERT में जो पीछे आंसर मैच करना है तो पीछे जो भी आंसर है उनमें रूट नीचे नहीं छोड़ना, रूट तुम्हें रैशनलाइज करके ऊपर लेके जाना है। तो रैशनलाइज कैसे होगा, 24 अपॉन √3 है, इंटू √3 अपॉन √3 कर दो, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ऊपर 24 √3, 3 से 24 कटता है कितने पे, 8 पे, 8 इंटू √3 मीटर आंसर। ये होगा पीछे आंसर, ये नहीं होगा, ये होगा। वैसे ये दोनों सेम चीज़ है। तो ये है ये हाइट ऑफ ट्री। तो बेस दे रखा था, एंगल दे रखा था, P निकाल लिया, फिर बेस दे रखा था, एंगल दे रखा था, H भी निकाल लिया, बस। तीसरा सवाल, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? बोल रहा है कि ना पार्क में स्लाइड लगानी है, एक ना पार्क है उसमें स्लाइड लगानी है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड कैसे लगानी है भाई, 1.5 मीटर तो हाइट हो, क्या दे रखा है, स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये स्लाइड है, स्लाइड वाला झूला, ये स्लाइड वाला झूला लगाना है। छोटे बच्चों के लिए क्या है कि ये 1.5 मीटर हाइट पे है, इसका टॉप, स्लाइड का टॉप क्या है 1.5 मीटर हाइट पे है और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या लगाया है, 3 मीटर की हाइट पे और 60 डिग्री। पे इंक्लाइंड है। पहली बात, इंक्लाइंड और एलिवेशन का मतलब एक ही होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इंक्लाइंड मतलब ऐसे खड़ा कर रखा ऊपर, ठीक है। इंक्लाइंड मतलब यूं कर रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और ये वाली स्लाइड ग्राउंड से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और तुमने इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, इसकी भी और इसकी भी, सही है। अब देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या है कि 1.5 मीटर उसने सोचा है कॉन्ट्रैक्टर ने कि मैं 1.5 मीटर लंबी, ये जो सीढ़ी नहीं होती चढ़ने वाली, यहीं से तो जाके झूलोगे स्लाइड, तो 1.5 मीटर लंबी ये लगाऊंगा और 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब मेरे को निकालना है कि मैं ये स्लाइड का जो लोहा है वो कितने मीटर लंबा लाऊं, सही है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री से आंसर आएगा उसका। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। तो कैसे लगेगा यहाँ पे कैसे लगेगा, अगर ये थीटा है तो सामने वाला P और ये H, तो P और H कौन सी चीज़ में यूज़ होता है भाई, साइन थीटा में। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। P कितना दे रखा है, 1.5। साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू H, 1.5 अपॉन H। H कैसे निकलेगा, H उधर 2 उधर, 1.5 इंटू 2 यानी कि 3, और ये मीटर में दे रखा तो 3 मीटर। इस स्लाइड की लेंथ आ चुकी जी 3 मीटर। इसमें हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, साइन 60 डिग्री
इज इक्वल टू 3/h। 60 साइन 60 पे कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3/h। h इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। h इधर 2 उधर, √3 नीचे। या फिर ना तुम इसे यूं भी समझ सकते हो, तुम इसे रेसिप्रोकल भी कर सकते हो यहाँ पे। कैसे, 2/√3 इज इक्वल टू h/3। यूं भी समझ सकते हो। तो कुल मिला के h ही आएगा 3 इंटू 2/√3। √3 नीचे छोड़ना नहीं, इसे काटो, कितने पे जाएगा, √3 पे 2√3 मीटर। ये क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है ना, तो √3 से ये यूं कटेगा, 2√3 आंसर। इसकी स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर की, इसकी 3 मीटर की। यही आंसर होंगे, पीछे देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर लगा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. बोल रहा है फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के पैर से जो 30 मीटर दूर ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, वो कितना है, 30 डिग्री। तो क्या करना है तुमने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकाल दो, ये बोल रहे हैं, इस टावर की हाइट निकाल दो। कैसे निकलेगी हाइट, ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, P/B का यूज करना है। P/B का यूज करना है किस में होगा, tan में। एंगल कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 30 डिग्री कितना, √3। P निकालना है, B कितना, 30। B कितना, 30। अब P निकालना है तो 30 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 30 √3। गलत। क्या गलत हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, इज इक्वल टू P/B। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू P/30। B कितना है, 30। अब इस 30 को उधर मल्टीप्लाई करने भेजो, 30/√3 इज इक्वल टू P। 30/√3 इज इक्वल टू P। √3 नीचे छोड़ना नहीं है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे होएगा रैशनलाइज, 30/√3 इंटू √3/√3। ये √3 क्या बन गया, 3। ऊपर क्या बचा, 30√3। 3 से काटोगे 10 पे, 10√3 आंसर है इसका। मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा हो लगा लेना। क्या आंसर बन गया, 10√3। मेन तो बस यही करा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 30 की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, P आ गया, बस रैशनलाइज करके आंसर निकाला है। तो यही आंसर होगा, 10√3। क्या दे रखा है, मीटर, तो मीटर। इसके बाद 5वां सवाल, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बोल रहा है ये ग्राउंड है, जो काइट है ना, काइट वो क्या है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव है। ठीक है, a kite is flying at a distance of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. क्या बोल रहा है कि ना, ये पतंग उड़ रही है भाई 60 मीटर ग्राउंड से डिस्टेंस पे, हाइट पे। बोल रहे इसकी जो वो है ना डोर, स्ट्रिंग, वो ग्राउंड पे बांध दी, और ये जो एंगल बन रहा है ना इंक्लाइनेशन का, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो डोर है इसकी लेंथ निकालनी है तुमने, इस h की लेंथ निकालनी है। तो h कैसे निकलेगा, क्या दे रखा, P/H कौन से में यूज होता है,
साइन में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P60/H। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 60/H। H कैसे आएगा, H उधर 60 इंटू 2/√3, 60 इंटू 2/√3, √3 नीचे छोड़ना नहीं है, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, इंटू √3/√3। ये √3 क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3 से 60 को काटूंगा 20 पे, 20 इंटू 2 40, 40 √3 मीटर आंसर है। ये कर है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H, P इधर रखा है 60, तो H निकाला है सिंपल, रैशनलाइज कर दिया लास्ट में, √3 3 से 60 को काटा, 20 पे कटेगा, 20 इंटू 2 इंटू √3 40 √3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये करना है।